नमस्कार दोस्तों, अड्डा जीएस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी से पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, वीडियो चैनल पर अपलोड है। तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है आज यूपीएस पढ़ना है कि यूपीएस क्या है। तो यूपीएस एक तरह का बैटरी होता है जो विद्युत आपूर्ति कट जाने पर हम इसका यूज करते हैं, जो और इससे हम इमरजेंसी में अपना काम चला सकते हैं, जो कि आधा घंटा से 1 घंटा तक इससे हम पावर लेकर यूज कर सकते हैं और इससे अपना हमारा जो भी काम हो हम कर सकते हैं। तो एक तरह का बैटरी होता है यूपीएस। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि यूपीएस देखिए, यूपीएस एक ऐसी शक्ति आपूर्ति है जो मुख्य आपूर्ति असफल हो जाने पर भी कंप्यूटर को लगभग 15 से 1 घंटे तक प्रचलित रख सकती है। वही यूपीएस होती है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें बैटरी में स्टोर शक्ति को मुख्य पावर सप्लाई की अनुपस्थिति में इन्वर्टर परिपथ द्वारा उपकरण को प्रदान किया जाता है। तो यही बैटरी यूपीएस होता है। अब इसका बनावट हम लोग देख लेंगे क्या है। एसी मेन सप्लाई से देंगे और यहाँ पे रेक्टिफायर लगाएंगे और चार्जर लगाएंगे। यहाँ पे बैटरी लगा देंगे तो बैटरी इसमें होता है लेड एसिड सेल होता है। एक सेल से 2.2 वोल्ट मिलता है और एक सेल से लेड एसिड सेल भी लगा होता है और लिथियम आयन सेल भी लगा होता है। सबसे अच्छा लिथियम आयन सेल होता है जिससे एक सेल से 2.85 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक मिलता है, जो कि लिथियम आयन सेल लैपटॉप में हम लोग यूज करते हैं। और इसका हम लोग पढ़ लेंगे मुख्य पार्ट क्या होता है यूपीएस का। तो यूपीएस का मेन पार्ट में आ जाएगा रेक्टिफायर एवं चार्जर होता है। जो यहाँ रेक्टिफायर एवं चार्जर है, यही रेक्टिफायर एवं चार्जर होता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा परिपथ है जिसका कार्य एसी को डीसी में बदलना होता है। तो रेक्टिफायर याद रखेंगे, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। और इसका बनावट देखेंगे। ब्लॉक क्या होता है, इसमें 2 मुख्य भाग होता है। पहला एसी को डीसी में बदलकर इन्वर्टर को सप्लाई प्रदान करता है तथा दूसरा बैटरी चार्जिंग वोल्टेज को उपलब्ध कराकर इसे ब्लॉक चार्ज करने की अनुमति देता है। तो एक होता है रेक्टिफायर होता है और जो एसी को डीसी में बदलता है, और एक इन्वर्टर होता है जो डीसी को एसी में बदलता है, और एक कन्वर्टर होता है जो दोनों में बदलता है, एसी और डीसी दोनों में बदलता है। तो याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैटरी यूपीएस में ऊर्जा को संग्रहित करने वाली युक्ति बैटरी कहलाती है, जिसमें 12 वोल्ट प्राप्त होने के लिए सभी सेल को श्रेणी क्रम में अगर हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त करना है तो सेल को सीरीज में लगाते हैं, और करंट ज़्यादा प्राप्त करना है तो सेल को समानांतर में लगाते हैं, और दोनों एक समान प्राप्त करना है, दोनों मतलब कि हम लोग को बराबर चाहिए, करंट तथा वोल्टेज दोनों इक्वल चाहिए, तो हम लोग दोनों को मिश्रित रूप में लगाते हैं दोनों को सीरीज और समानांतर दोनों का संयोजन एक साथ करते हैं, तो दोनों हम लोग को वोल्टेज और करंट दोनों बराबर मिलता है। यही है। अगला है कि बैटरी, इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जब विद्युत आपूर्ति सामान्य हो तो यह है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी का काम होता है जब विद्युत आपूर्ति हो, जब लाइट हो हमारे पास, तो यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर बैटरी के अंदर संग्रहित कर लेता है। मतलब बैटरी चार्ज हो जाती है, उसके बाद जब लाइट कट जाता है तो वही बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग को देता है, हम लोग प्रदान करता है, जिससे हम अपना लोड प्रदान करके अपना काम हम लोग करते हैं, और वह इन्वर्टर के रूप में कार्य करने लगता है। बैटरी एक ही है लेकिन इन्वर्टर के रूप में कार्य करने लगता है। आगे हम देखेंगे इन्वर्टर का मुख्य कार्य बैटरी से प्राप्त है डीसी को एसी में बदलना होता है, और इसमें इन्वर्टर ब्रिज कंट्रोल लॉजिक एवं फिल्टर परिपथ इत्यादि इन्वर्टर ब्लॉक में सम्मिलित रहते हैं। तो इसमें इन्वर्टर ब्रिज और कंट्रोल होता है जो कि इसमें एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड लगे होते हैं। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है स्टैटिक स्विच।
आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक स्विच। तो देखेंगे स्टैटिक स्विच संपर्क रहित स्विच होता है जो कि दो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मतलब SCR का बना होता है। SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो कि रिवर्स समानांतर अथवा संयोजित में रहता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग को पढ़ना है कि इसके अंदर मतलब कि स्टैटिक स्विच है, इसके अंदर इसके बंद एवं खुले रहने का नियंत्रण एक लॉजिक कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। मतलब स्विच खुला है मतलब ऑन है या ऑफ है, इसको हम लोग लॉजिक कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो देखेंगे आगे है हम लोग को टाइप ऑफ यूपीएस के टाइप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। टाइप कितना है तो यूपीएस के दो टाइप होता है, एक ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन यूपीएस। एक ऑनलाइन यूपीएस को इन्वर्टर आधारित कहते हैं, इन्वर्टर के रूप में काम करता है ऑनलाइन यूपीएस। और एक ऑफलाइन यूपीएस होती है जो कि लाइन आधारित होता है। सबसे अच्छा ऑनलाइन यूपीएस को माना जाता है। सबसे अच्छा पूछेगा कि कौन सा यूपीएस होता है तो ऑनलाइन यूपीएस होता है और ऑफलाइन यूपीएस से अच्छा ऑनलाइन यूपीएस होता है। आगे हम लोग देखेंगे ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रचलन के इस मोड में इन्वर्टर लोड के स्टैटिक स्विच के द्वारा सदैव संयोजित होता है। तो देख लेंगे इस प्रणाली में यूपीएस स्टैटिक स्विच समानांतर के दशा में ऑन की स्थिति में मतलब सामान्य रूप से रहता है तो यूपीएस ऑन रहता है। उसको अलग से हम लोग जब लाइट आता है तो वो अपने आप ऑन हो जाता है, उसको हम लोग ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यही बात यहाँ पे कह रहा है। और यह स्विच केवल ऐसे समय में ऑफ होती है जब यूपीएस प्रणाली असफल हो, जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज ना हो तो यह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो यही कह रहा है कि इसमें ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो कि ऑन ऑफ ऑटोमेटिक होता है। इसको हम लोग को ऑन ऑफ और लाइट आने पर ऑन ऑफ नहीं किया जाता है। जैसे कि हम लोग को लाइट या पंखा में लाइट जैसे कि मान लेंगे कि लाइट हो गया, पंखा हो गया, इसको लाइट आने पर हम लोग ऑन ऑफ स्विच के द्वारा किया जाता है, वैसे इसमें नहीं होता है, यह ऑटोमेटिक होता है। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग मोड देखेंगे कि संचालन कैसे होता है यूपीएस का, वही ऑपरेटिंग मोड होता है। तो मोड 1 में देखेंगे जब एसी विद्युत पावर सप्लाई ऑन स्थिति में होता है तब रेक्टिफायर इन्वर्टर के इनपुट पावर डीसी पावर की आपूर्ति सप्लाई के समय बैटरी को भी चार्ज करता है। मतलब कि जब लाइट रहता है तो यह बैटरी को भी चार्ज करते रहता है और इस पर काम भी होते रहता है। वही कह रहा है लोड को एसी आपूर्ति को इन्वर्टर प्राप्त करने वाली एसी के द्वारा होती है, इसलिए रेक्टिफायर को करंट रेटिंग उच्च होती है। इस मोड में बैटरी चार्ज होती है, इसमें करंट रेक्टिफायर जो होता है वो उच्च मान का लगाया जाता है जिससे कि हमारा बैटरी आराम से चार्ज हो सके और उसका एफिशिएंसी भी बढ़ सके। वही बातें यहाँ कह रहा है। दूसरा मोड होता है एक एसी आपूर्ति पावर अचानक असफल हो जाती है तो रेक्टिफायर की आउटपुट शून्य हो जाती है। जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है तो वही वहाँ पे जो यूपीएस है पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो वही रेक्टिफायर की जो पावर है वह ऑफ हो जाती है। वही है और इसमें कुछ नहीं है। इस समय फिर कह रहा है मोड 3 में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे मोड 3 कह रहा है कि ऐसी दशा में जब यूपीएस अचानक असफल हो जाता है तब सामान्य रूप से ऑफ रहने वाला मुख्य स्टैटिक स्विच मेन स्टैटिक स्विच स्वचालित प्रणाली द्वारा ऑन दशा में आ जाता है। जब बैटरी चार्ज हो जाता है तो यूपीएस ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, उसको ऑन करने की ज़रूरत फिर नहीं होता है। और फिर इसमें एसी पावर सप्लाई लाइन को लगभग 1/4 साइकिल के अवधि में स्थानांतरित होने लगता है। यही बात यहाँ कह रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है इस प्रकार एसी सप्लाई को लाइन के लोड से स्थानांतरित करने पर लोड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की प्रणाली अथवा अन्य की तुलना में अधिक लोकप्रिय होता है। मुख्य पॉइंट को हम लोग देखेंगे। और यहाँ कह रहा है कि यह लोड को वोल्टेज सोर्स से सुरक्षित रखती है। मतलब कि लोड इसमें दिया जाता है तो वोल्टेज जो
वेरिएशन होता है, अप डाउन वोल्टेज होता है, उससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वही यहाँ बोला जा रहा है कि यह सुरक्षा प्रदान करता है। यह सभी प्रकार की सुरक्षा ऑफलाइन प्रणाली में उपलब्ध नहीं होती है, यह ऑनलाइन में ही सभी प्रकार की प्रणाली उपलब्ध रहती है। अब देख रहा है यहाँ पे मेजरमेंट करना है, या यहाँ पे इसके विशिष्ट क्या होती है। पावर रेटिंग यूपीएस का क्या हो जाएगा, 500 से लेकर 50 केवीए तक होता है, किलो वोल्ट एम्पियर तक 500 से। और इसका आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट प्लस माइनस 1% का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, जो कि मिनिमम होना चाहिए 3%। लेकिन यहाँ पे कितना मिनिमम होता है, मिनिमम से मिनिमम 1% माइनर वेरिएशन यहाँ पे होता है। और आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, वहाँ भी होता है प्लस माइनस 0.1% होती है। इनपुट आपूर्ति 230 वोल्ट प्लस माइनस 15% हो जाएगी। आउटपुट तरंग वोल्टेज ज्या तरंग साइनसोडियल होता है, साइनसोडियल में चलता है इसको, ज्या तरंग साइनसोडियल होता है। बैकअप होता है 30 से लेकर 4 घंटे तक हो जाता है। कुल हार्मोनिक से निरूपण होता है 3% से कम होता है, 3% से कम हार्मोनिक्स होती है। और इसका एफिशिएंसी 85% होता है। मतलब कि ऑनलाइन जो होती है ना, ऑनलाइन यूपीएस, इसका एफिशिएंसी सबसे अधिक होता है 85%। तो वही कहा जाता है, ऑनलाइन यूपीएस के बारे में ही सब चर्चा किया जा रहा है। और सुरक्षा उपलब्धि ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका जो सुरक्षा होता है, जो वोल्टेज कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो वो सबसे इससे सुरक्षा किया जाता है। और इसका केवीए आभासी शक्ति का मान में लिए केवीए में इसको मापते हैं हम लोग। ऑनलाइन यूपीएस को, ऑनलाइन जो यूपीएस होता है उसको, उसका रेटिंग केवीएस में लिया जाता है। अब ऑफलाइन रेटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन यूपीएस के बारे में। तो ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन यूपीएस में मुख्य अंतर यह है कि ऑनलाइन यूपीएस में मुख्य लाइन लोड के मध्य संयोजन यूपीएस स्टैटिक स्विच सामान्य दशा में ऑफ रहता है तथा मुख्य स्विच सामान्य ऑन रहता है। मतलब कि अपने आप ऑन ऑफ होता है, इसमें कोई अलग से डिवाइस ऑन ऑफ करने के लिए नहीं लगा होता है। जैसे कि हम लोग एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, पंखा हो गया, इस समय हम लोग ऑन करने के लिए अलग से स्विच लगा होता है। लाइट आने के बाद भी यह ऑटोमेटिक ऑन ऑफ नहीं होता है, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑन ऑटोमेटिक ऑफ होता है, लाइट रहेगा। वही यहाँ से है। ऑफलाइन यूपीएस में का इन्वर्टर केवल उसी समय प्रचालित ऑपरेट होता है जब मुख्य एसी पावर सप्लाई को असफल हो जाता है। वही कह रहा है, यूपीएस के स्टैटिक स्विच को ऑन करने की दशा में ऑफ स्थिति में होता है, तब केवल उसी को ऑन ऑफ सप्लाई से असफल हो जाता है। यही है, और कुछ आगे हम देखेंगे यूपीएस के लाभ क्या है। यूपीएस के हम लोग लाभ देख लेंगे, इसका लाभ क्या है। तो यूपीएस के लाभ है कि इसके द्वारा पावर सप्लाई को लगातार बनाए रखा जा सकता है। यह मुख्य विद्युत सप्लाई वोल्टेज के उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन उत्पन्न होने पर लोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है। यह लोड एवं मुख्य विद्युत सप्लाई के द्वारा मध्य पृथक्करण किया जाता है। यहाँ स्थित वोल्टेज एवं आवृत्ति प्रदान करता है। तो यही सब इसका लाभ होता है, यूपीएस के लाभ। अब आता है कि स्विच मोड शक्ति आपूर्ति, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस के बारे में पढ़ लेते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आजकल कंप्यूटर आदि में एक एसएमपीएस बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, जो यूपीएस से प्राप्त एसी आपूर्ति, प्रायः 230 वोल्ट एसी आपूर्ति जो हमारे घरों में आता है वह 230 वोल्ट एसी ही होता है, के विभिन्न मानों को नियमित डीसी में परिवर्तित एसएमपीएस एसी को डीसी में बदलता है। तो एसएमपीएस बॉक्स है के निर्गम वोल्टेज प्लस माइनस 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, इससे करके 24 वोल्ट तक होता है, जो कि कंप्यूटर के मदर बोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव आदि में प्रदान किया जाता है। अब इसका देख लेंगे वर्किंग मेथड क्या है, इसका काम क्या है, एसएमपीएस का काम क्या होता है, वही हम लोग देखें। तो एसएमपीएस बॉक्स में एसी के अपचयन के लिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। मतलब कि एसएमपीएस बॉक्स में एसी को चलाने के लिए हम एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर तथा एसी के
के रेक्टिफायर के लिए रेक्टिफायर लगा होता है। ये दोनों परिपथ प्रायः 6 या 15 वोल्ट डीसी तैयार करती है। अगर 6 वोल्ट या 15 वोल्ट डीसी में कोई वोल्टेज नियामक मतलब वोल्टेज रेगुलेशन आईसी नंबर 78 और 79 श्रेणीकरण प्रदान किया जाता है जो विभिन्न मानों को डीसी आपूर्ति वोल्टेज देता है। तो आईसी का होता है फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, याद रखेंगे। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब वोल्टेज नियामक मतलब हो गया वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। आगे कहता है कि नियामक आईसी द्वारा तैयार किए गए विभिन्न नियमित डीसी आपूर्ति वोल्टेज की एक विशेषता यह है कि इसमें आईसी के अधिकतम गर्म हो जाने अथवा निवेश की स्थिति अत्यधिक बढ़ जाने अथवा कोई अन्य दोष उत्पन्न हो जाने पर आईसी की निर्गम वोल्टेज शून्य हो जाती है। वही यहाँ पे कह रहा है आईसी की इसी स्विच योग्यता के कारण इस शक्ति आपूर्ति इकाई में स्विच मोड शक्ति आपूर्ति मतलब एसएमपीएस रखा गया है। इसी के कारण इसका नाम एसएमपीएस है। एसएमपीएस बॉक्स आईसी के शीतलन के लिए ऊष्मा विकिरण तथा एक विद्युत पंखे की व्यवस्था होती है। आईसी को ठंडा मतलब एसएमपीएस में एक बॉक्स आईसी को ठंडा करने के लिए एक पंखा लगा होता है और एक ऊष्मा विकिरण जाली सा जिसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे यही लगा रहता है, यही है। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं देख लेते हैं। एसएमपीएस का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर पीसी में करते हैं। कंप्यूटर परिपथ आदि अन्य उपकरणों यंत्रों प्रणाली के लिए एसएमपीएस बॉक्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब इन्वर्टर के बारे में देख लेंगे। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर से तो आप लोग परिचित ही हैं। डीसी को एसी में परिवर्तन करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति होती है या मशीन होती है जिसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। तो एसी आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति में आपातकालीन स्रोत इमरजेंसी सोर्स के रूप में स्टोरेज बैटरी का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। बैटरी से प्राप्त होने वाली सप्लाई 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट डीसी होती है। इस डीसी को इन्वर्टर द्वारा एसी में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान समय में आपातकालीन सप्लाई के रूप में इन्वर्टर का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। तो यही इन्वर्टर है, इससे आप लोग परिचित हैं। यही इन्वर्टर कह रहा है। फिर कह रहा है कि बैटरी धारा को डीसी के रूप में भंडारित करती है जो कि इन्वर्टर के सहायता से पुनः एसी में मतलब कि जो इन्वर्टर है पहले इसको स्टोर कर लेती है, चार्ज हो जाता है। उसके बाद जब लाइट पूरी तरह से कट जाता है तो यह है डीसी को एसी में बदल करके और फिर एसी से आपूर्ति देती है जिससे हमारे घर का सारे उपकरण चल सके। आगे है कि इन्वर्टर के प्रकार देख लें कौन कौन से इन्वर्टर का प्रकार होता है। तो इन्वर्टर के दो प्रकार होता है। एक होता है रोटरी इन्वर्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर। रोटरी इन्वर्टर का उपयोग इंडस्ट्रियल में होता है जो कि बड़े बड़े कल कारखाने आदि में लगे होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर जो कि घरों में लगा होता है, हम लोग घर में लगाते हैं, वही होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। रोटरी इन्वर्टर मुख्यतः रोटरी कन्वर्टर के समान ही कार्य करता है जिसमें डीसी को एसी में परिवर्तन करने का काम करता है। तो एसी को डीसी और डीसी को एसी। जब ज़्यादा मात्रा की डीसी को एसी में बदलना है और एसी को डीसी में बदलना है तो हम लोग रोटरी इन्वर्टर का यूज करते हैं जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगे होते हैं जो कि हमको जितना चाहिए उतना आपूर्ति चाहिए। अगर ज़्यादा एसी है उसको कम डीसी में चाहिए तो वहाँ हम लोग यूज लगाते हैं। और अगर ज़्यादा डीसी है कम एसी चाहिए तो हम लोग लगाते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गया, उस समय लगा होता है। आगे है रोटरी इन्वर्टर का प्रयोग जब इन्वर्टर के समान किया जाता है तब इसका डीसी वाला भाग है डीसी शाफ्ट तथा कम्यूटेटर के समान होता है। तो इसका व्यवस्था इसकी गति पर इतनी निर्भर नहीं करती है। डीसी शाफ्ट या कंपाउंड मोटर का जो स्पीड होता है वह कांस्टेंट होता है। डीसी कंपाउंड मोटर का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। वही बात कर रहा है डीसी साइड पर पावर फैक्टर जो होता है वह लैगिंग होता है और यह आर्मेचर धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है जो कि फील्ड पोल को फ्लक्स को कम कर देता है एवं इस प्रकार इसकी गति बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर। यह इन्वर्टर रोटरी इन्वर्टर से बिल्कुल भिन्न होती है, जो कि स्थैतिक इन्वर्टर, स्टैटिक इन्वर्टर मतलब कि यह स्थिर रहने वाला इन्वर्टर होता है। एक जगह कहीं हम लोग रख देंगे तो यह अस्थिर रहता है, तो वही होता है अस्थिर रहने वाला स्थैतिक इन्वर्टर होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें एक मेन ट्रांसफार्मर, दो छोटे ट्रांसफार्मर, रिले, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, स्विच, सॉकेट आदि घटक प्रयोग में किए जाते हैं। इसका एक इसमें एक निम्न ओसिलेटर लगा होता है जो डीसी को प्रायः 50 हर्ट्ज एसी में परिवर्तन करता है। तो ओसिलेटर होता है जो कि डीसी को एसी में बदलता है, लेकिन जितना चाहिए उतना हम लोग इससे पावर ले सकते हैं। डीसी में एसी का वेरिएबल होता है, जितना हम लोग को चाहिए उतना ही ले सकते हैं। यह एसी को वोल्टेज एम्पलीफायर स्टोरेज द्वारा एम्पलीफाई करके 230 वोल्ट एसी प्रदान करते हैं। 230 वोल्ट एसी यही होता है। आगे आता है इन्वर्टर में एसी इनपुट उपलब्ध होने पर स्टोरेज बैटरी को 3 से 5 एम्पलीफायर की दर में आवेशित करता है और इसे 230 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट डीसी तथा 3 से 5 एम्पियर की धारा प्रदान करके हम इसको पावर डायोड द्वारा रेक्टिफायर परिपथ में जोड़ते हैं। पावर रेक्टिफायर परिपथ में हम लोग जोड़ देते हैं उसको। यही है सब, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें होता है कि जो इस प्रकार इन्वर्टर एक ऐसी आपातकालीन विद्युत आपूर्ति है जो कि सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में स्टोरेज बैटरी से प्रचलित होकर तुरंत ही डीसी उपलब्ध कराती है और एसी मेन सप्लाई पुनः चालू हो जाने पर स्टोरेज बैटरी में आवेशित करने लगती है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर दो प्रकार का होता है। बाईपोलर ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर मतलब बीजेटी इसको हम लोग बोल सकते हैं, और एक होता है डिजिटल मोसफेट होता है। डिजिटल मोसफेट होता है टेक्नोलॉजी टाइप इन्वर्टर। तो हम लोग को अगर जो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है तो बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है मोसफेट। याद रखेंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस मोसफेट होता है और करंट कंट्रोल डिवाइस बीजेटी होता है। यह दोनों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर में करते हैं, या इन्वर्टर में लगा होता है। यही है इन्वर्टर में। तो हम लोग इसका होता है बीजेटी का होता है बाईपोलर ट्रांजिस्टर टाइप इन्वर्टर होता है बीजेटी। आजकल इस प्रकार के इन्वर्टर अधिक यूज किया जाता है, और इस इन्वर्टर 300 वाट, 500 वाट, 600 और 250 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट के रेंज के बराबर बाज़ार में उपलब्ध होता है। इसमें अधिक पावर रेटिंग विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में भी लगाया जाता है, वही होता है। और मोसफेट का यूज देखेंगे कहाँ हम लोग करते हैं। मोसफेट यह छोटे आकार का होता है और यह सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है स्विचिंग के रूप में। यह फास्ट स्विचिंग होता है। मोसफेट जो होता है एक तरह का फास्ट स्विचिंग होता है। माइक्रो सेकंड में ही स्विच को ऑन और ऑफ करने की इसमें क्षमता होती है कि हम माइक्रो सेकंड में ही मतलब पावर को कट कर देता है, और फिर स्विच ऑन करने पर माइक्रो सेकंड में ही पावर का सप्लाई चालू हो जाता है। तो मोसफेट सबसे ज़्यादा यूज होता है आजकल, जो कि फास्ट स्विचिंग की तरह काम करता है। इसकी कोर सिलिकॉन स्टील की 0.35 mm मोटाई की होती है, और ये ट्रांसफार्मर पर अपव्यय संयोजित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेट की रहती है, जिसे डिजिटल मोसफेट टेक्नोलॉजी प्रदान किया जाता है। अब इन्वर्टर का उपयोग तथा सावधानियाँ क्या क्या रखना चाहिए तो बैटरी को हाईटेक पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। इन्वर्टर को सप्लाई सीधे ही करंट द्वारा देना चाहिए, अथवा यह इनपुट बंद होने पर इसे सर्किट मतलब एमसीबी से जोड़ देना चाहिए। यही सब होता है। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर में हमेशा जांच किया जाता है। बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट 1.28 से लेकर 1.30 तक होता है, तो बैटरी फुल चार्ज माना जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो हम बैटरी में चेक करते हैं वही होता है इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी की अपेक्षित घनत्व समय समय पर जांचते रहना चाहिए। बस यही होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।